हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनसाइड ओटी विद सूरज सर में। बच्चों, जो आज की अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी एमसीक्यू की। जो आने वाला एग्जाम है डीएसएसबी हो गया, उसके अलावा एमपी ग्रुप 5 हो गया, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है बच्चों। और ये जो क्लास है आगे अगर एमसीआरई होता है तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये जो आज क्वेश्चन में देख रहे हो आप मेरे पीछे, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयरली आए हुए क्वेश्चन है जो पहले के कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों। ये अपने चैनल का नाम है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म मिल सके जिससे वो तैयारी कर सके। जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है अपने जो तैयारी का लेवल रहता है वो क्या रहता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो है बच्चों इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर जाइए, ज्वाइन कीजिए, वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन आती है। ये भी सब चीजें जो है मैं वहीं पे पोस्ट करता हूँ, और छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है इंस्टाग्राम आईडी पे आपको मिलते रहेंगे। चलिए बच्चों, सेम नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, इनसाइड ओटी विद सूरज सर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? बोल रहा है इन नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज द ओटी असिस्टेंट शुड नोट। कि अगर किसी पेशेंट के, मान लो हमने क्या लगा रखा है, नेजोगैस्ट्रिक ड्रेन लगा रखा है, ठीक है, तो ओटी टेक्नीशियन क्या नोटिस करेगा, उसमें क्या ध्यान रखेगा वो बताइए। पहला बोल रहा है द एसिडिटी ऑफ ड्रेनेज, की कितना एसिडिक है वो, ये ध्यान रखेगा। दूसरा बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ ड्रेनेज, की उसमें कैसी स्मेल आ रही है वो ध्यान रखेगा। तीसरा बोल रहा है द कलर, अमाउंट एंड टाइप, कि कलर क्या है, अमाउंट कितना है, और टाइप क्या है फ्लूइड का, कि किस तरीके का फ्लूइड है वो। और चौथा बोल रहा है ऑल ऑफ दीज। बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखो, एसिडिटी कि बोल रहा है कि एसिडिक है या बेस है, ये पता करें, नहीं, ये नहीं किया जाता है। ये स्पेसिफिक अगर जो सर्जन है या एनेस्थेटिक है वो बोल रहा है कि नहीं आपको करना है, जिस भी डॉक्टर में अंडर में पेशेंट है तो फिर करना है, अदरवाइज नहीं। कलर, सॉरी, ऑर्डर, ऑर्डर नहीं किया जाता है। द कलर, अपने को कलर पता होना चाहिए कि किस कलर का है, क्या पता उसमें ब्लड आ रही है, पस आ रही है, क्या आ रहा है फ्लूइड में, तो पता रहे, ठीक है। और और भी सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अमाउंट कितना आ रहा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइप क्या है, तो क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑल ऑफ दीज वैसे भी गलत हो गया, तो क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 20 ईयर ओल्ड पेशेंट है, 20 साल का बच्चा है या पेशेंट है, सॉरी 20 साल का तो बड़ा ही हो गया, ठीक है। उसको क्या करना है, आपको एडमिट करना है। किसके लिए एडमिट करना है, सॉरी मैंने बच्चा बोला बच्चों, यहाँ पे आ गई है क्वेश्चन में एमटीपी आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करा, एक 20 ईयर ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, और आपने अर्ली प्रेगनेंसी है, एडमिट किया फॉर एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी में आपको आपने एडमिट किया डे केयर पे, ठीक है, डे केयर फैसिलिटीज विथ व्हाट विल बी द एनेस्थेटिक इंडक्शन, कि क्या कौन सा एनेस्थेटिक आप जो है उसको दोगे, कौन सा एनेस्थीसिया का टाइप जो है आप उसको दोगे, बताइए। देखो, अब दो चीजें इसमें पता लग रही है आपको, पहला है एमटीपी, दूसरा आपको यहां पर जो दिया है वो दिया है डे केयर। ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। ये एज हो गई, ये सब इसके लिए क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो एमटीपी है, दूसरा डे केयर में इसको लिया है, और एनेस्थीसिया का टाइप पूछा है कि कौन सा दोगे, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, ठीक है, एजेंट ऑफ चॉइस थायोपेंटोन रहेगा, केटामाइन रहेगा, प्रोपोफोल रहेगा, एटिमिडेट रहेगा, बताइए, कीजिए कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए बताता हूं। देखो, डे केयर सर्जरी, डे केयर सर्जरी में आप वो एनेस्थीसिया काम में लोगे जिसका टी हाफ क्या हो बच्चों, कम हो। पहली बात, टी हाफ कम है मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय तक उसका ड्यूरेशन नहीं रहे। तो देखो, थायोपेंटोन का तो कितने घंटे होता है, 10 आवर होता है, 10.4 आवर, 10.4 आवर होता है, ठीक है। इस 24 घंटे तक तो इंपॉर्टेंट काम करने ही नहीं देते एक बार थायोपेंटोन लगने के बाद, तो ये तो नहीं होगा। तो जिसका टी हाफ कम हो, तो बच्चों प्रोपोफोल का कितना होता है, 2 to 4 आवर। ये प्रोपोफोल का क्या होता है, टी हाफ होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए। केटामाइन, प्रोपोफोल, एटिमिडेट, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया, प्रोपोफोल, ठीक है। अब देखो आगे देखिए, आगे देखिए बच्चों, ये लो, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रोपोफोल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने यहां पर इसका टी हाफ बताया। अब इसके अलावा इसके बारे में बताने वाली चीजें क्या क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तीन चीजों से मिलकर बना होता है ये, एग्लेसिथिन, ग्लिसरॉल और सोयाबीन ऑयल, तीन कंपोनेंट इसमें मेनली पाए जाते हैं। एग्लेसिथिन जो होता है उसके कारण से जब आप इसको लगाते हैं, पेशेंट के जब लगा रहे होते हैं उस टाइम पे दर्द होता है, इंडक्शन के टाइम पे दर्द होता है। तो क्या क्या होता है बच्चों इसमें, इसमें होता है एग्लेसिथिन, ठीक है, उसके अलावा ग्लिसरॉल,
और सोया बीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल, ये 3 चीजें पाई जा रही है। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना, एक बार प्रोपोफॉल की वाइल को अगर ओपन कर दिया जाता है तो 6 घंटे के अंदर अंदर उसको काम में लेना होता है, विद इन 6 आवर। अगर 6 घंटे के अंदर अंदर काम में नहीं लेते हो तो उसमें क्या हो जाता है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है उसके अंदर, ठीक है, वो बैक्टीरियल कंटामिनेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो उसमें एगलेसिथिन पाया जा रहा है। एगलेसिथिन जो होता है वो एक अच्छा सोर्स होता है बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए या बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसलिए वहां पर क्या हो जाता है, बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाता है। अगर 6 घंटे के बाद में अगर आप किसी पेशेंट के लगाते हो तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं, 6 घंटे तक ही काम में लेते हैं, 6 घंटे बाद में फिर क्या करते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अब कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट इसके अंदर मिलाए गए। एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या करते हैं कि ये 6 घंटे में जो खराब हो रहा है कि ये 6 घंटे में खराब नहीं होकर थोड़ा सा और लंबे समय तक चले, उसके लिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट इसमें मिलाने की कोशिश की गई। और एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है वो मिलाए भी गए ताकि क्या हो, लंबे समय तक ये खराब नहीं हो। लेकिन फिर भी क्या होता है, माइक्रोब्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं उसके अंदर और वो खराब हो जाता है। कौन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट इसके अंदर मिलाए गए, मैंने पहले भी बताया है, एग्जाम में पूछे जाने के चांस रहते हैं पूरे पूरे एंटी माइक्रोबियल एजेंट के नाम। एक होता है सोडियम, सोडियम सोडियम इडिटेट, सोडियम इडिटेट होता है। उसके अलावा होता है मेटाबिसल्फेट, ठीक है। सोडियम, दोनों सोडियम के कंपोनेंट है, सोडियम मेटा बिसल्फेट, ये दो कंपोनेंट है सोडियम के ही है, सोडियम इडिटेट, सोडियम मेटाबिसल्फेट, दो कंपोनेंट है, दोनों इसके अंदर क्या करे जाते हैं, मिलाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है, द लेरिंजियल मास्क एयरवे मतलब एलएमए यूज फॉर सिक्योरिंग द एयरवे फॉर पेशेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, कि एक कंडीशन ऐसी है जिसको छोड़ के सभी में लेरिंजियल मास्क एयरवे जो है एलएमए जो है उसको काम में लिया जाता है, एलएमए। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें नहीं लिया जाता है। ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है, इन डिफिकल्ट इंट्यूबेशन की, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इंट्यूबेट करना, पेशेंट को हम इंट्यूबेट नहीं कर पा रहे तो क्या हम वहां पे काम में ले सकते हैं। दूसरा बोल रहा है इन कार्डियक पल्मोनरी रिसस्किटेशन, मतलब जब आप किसी पेशेंट को रिसस्किटेट कर रहे हो, वापस सीपीआर दे रहे हो, उस टाइम पे क्या हम इसको काम में ले सकते हैं। तीसरा बोल रहा है इन चाइल्ड अंडरगोइंग ए इलेक्टिव और रूटीन आई सर्जरी, कि उसकी कोई आई की सर्जरी है या फिर इलेक्टिव कोई सर्जरी है तो वहां पर हम काम में इसको ले सकते हैं। और चौथा बोल रहा है इन पेशेंट विद ए लार्ज ट्यूमर इन द ओरल कैविटी, कि ओरल कैविटी के अंदर क्या है, एक लार्ज ट्यूमर है, क्या हम वहां पर काम में ले सकते हैं क्या। तो क्या रहेगा बच्चों, देखो यहां पर बिल्कुल डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में काम में लिया जाता है, कार्डियक पल्मोनरी रिसस्किटेशन में काम में लिया जाता है, ठीक है। अगर कोई चाइल्ड है जो कि इलेक्टिव सर्जरी है या रूटीन आई सर्जरी है, वहां पर भी हम काम में इसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट विथ लार्ज ट्यूमर इन ओरल कैविटी, अरे ओरल कैविटी में अगर कोई बड़ा सा लार्ज ट्यूमर है तो भैया वैसे ही काम में नहीं लेंगे हम, नहीं लेंगे वहां पर काम में, ठीक है, लगेगा ही नहीं है, कहां से काम में लेंगे। तो डी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ये हो गया एक्सेप्शन। सही बात है, ये तो पूछा था कि एक्सेप्ट क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव सिवरिंग, कि पोस्ट ऑपरेटिव सिवरिंग के लिए कौन सी ड्रग जो है काम में ली जाती है, ये पूछ रहा है। पहला बोला थायोपेंटोन, ठीक है, कमेंट करो फटाफट, ये तो बहुत बार बताया हुआ है कि सिवरिंग के लिए कौन सी ड्रग काम में ली जाती है, प्रेफरेबल ड्रग कौन सी है और जो रेगुलर यूज ली जाती है वो कौन सी है, ठीक है। सक्सिमेथोनियम हो गया, एट्रोपिन हो गया, पेथिडीन हो गया, बताइए क्या रहेगा। पोस्ट ऑपरेटिव सिवरिंग, अगर किसी पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव सिवरिंग रहेगा तो उसके लिए कौन सी प्रेफरेबल ड्रग रहती है बच्चों, डी पेथिडीन जो ड्रग है वो मोस्ट प्रेफरेबल ड्रग रहती है, ठीक है, किसके लिए, अपने सिवरिंग के लिए। और किस नाम से जाना जाता है इसको, और किस नाम से जाना जाता है, मेप्रिडिन, मेप्रिडिन के नाम से भी जाना जाता है। क्या साइड इफेक्ट होते हैं, पेथिडीन को ही जाना जाता है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, ड्राई माउथ, ड्राई माउथ ये इसके साइड इफेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा क्या करेगा, टेकिकार्डिया करेगा, ब्लर विजन कर देगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा नाम बता दिया, ड्राई माउथ होता है, ब्लर विजन होता है और टेकिकार्डिया कर सकता है। ये हो गया पेथिडीन के बारे में बात, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बोल रहा है
upper limit of safe dose of ropivacaine in adult male patient for peridural nerve block anesthesia is। कि आप किसी पेशेंट को क्या दे रहे हो, रोपिवाकेन दे रहे हो। जब भी क्वेश्चन पढ़ो, समझ में नहीं आए क्वेश्चन, एक काम करो, उसमें जो मेन पॉइंट है उनको उड़ाओ। जैसे यहां बोल रहा है कि आप किसी पेशेंट को रोपिवाकेन दे रहे हो, ठीक है, नर्व ब्लॉक के लिए दे रहे हो, तो उसकी डोज क्या रहेगी, बस इतना सा पूछ रहा है, अपर लिमिट डोज पूछ रहा है। 0.5 mg पर केजी, 1 mg पर केजी, 3 mg पर केजी या फिर 4 mg पर केजी, बताइए। रोपिवाकेन क्या है भैया? रोपिवाकेन जो है एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। दो टाइप की लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होती है, एक होती है एमिनो एस्टर, एक होती है एमिनो एमाइड्स। क्लियर है? तो रोपिवाकेन किस टाइप की ड्रग है बच्चों? एमिनो एमाइड्स जो टाइप है उस टाइप की ये ड्रग होती है, ठीक है। स्पेशली कहां यूज लिया जाता है? स्पेशली यूज लिया जाता है एज ए एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिया में यूज लिया जाता है इसको, दर्द निवारक के रूप में काम में लिया जाता है। स्पेशली कहां पर? पोस्ट ऑपरेटिव। कहां पर? पोस्ट ऑपरेटिवली हम इसको सबसे ज्यादा काम लेते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया में काम में लेते हैं। और कहां पे काम में लेते हैं? पेनलेस लेबर करवानी है किसी पेशेंट की, तो वहां पर भी इसको काम में लिया जाता है। क्या डोज रहती है बच्चों? सी इज द राइट आंसर। 3 mg पर केजी जो है इसकी मैक्सिमम डोज रहती है, इससे ज्यादा डोज हम इसको नहीं देते हैं। और अगर कोई पूछ ले कि एग्जैक्ट mg बताओ, यहां तो 3 mg पर केजी बोल रखा है, तो 225 mg ये इसकी क्या हो गई? एक डोज हो गई मैक्सिमम। इससे ज्यादा डोज आपको क्या करना है? नहीं देना है 225। ये सारी चीजें बता दी। मेन इंपॉर्टेंट जो काम रहता है रोपिवाकेन का ये रहेगा बच्चों, ये जरूर याद होना चाहिए आपको। पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिक में जब किसी पेशेंट की ऑर्थो की सर्जरी की जाती है, नी रिप्लेसमेंट किया जाता है या हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है, उसमें पेनल जो पेन रहता है एनाल्जेसिक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। किसको? रोपिवाकेन को। और कहां मोस्ट कॉमनली कहां पर यूज ली जाती है ये? जब किसी पेशेंट को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, वहां पर ये काम में ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा, ठीक है, सीवीपी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट करेक्ट नॉर्मल रेंज ऑफ सीवीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर, सीवीपी। लो सर, आपने सीवीपी पढ़ाया था, वो तो कुछ और था, और इधर जो लिखा हुआ वो तो कुछ और है। 8 to 12 mmHg, 2 to 20 mmHg, 5 to 15 mmHg या 15 से 20 mmHg। जब मैंने सीवीपी पढ़ाया था आप लोगों को, तो सीवीपी मैंने बताया था कि साहब इसकी नॉर्मल रेंज रहती है, वो रहती है 2 to 8 mmHg। ये नॉर्मल रेंज बताई थी। अगर मैं उसमें बात करूं सेंटीमीटर ऑफ एस्टो में, जैसे यहां तो क्या है mmHg में दिया हुआ है, लेकिन अगर सेंटीमीटर ऑफ एस्टो में बात करूं तो क्या बताया था मैंने? 3 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O, सेंटीमीटर ऑफ H2O। एक सेकंड बच्चों, 3 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O ये बताई थी मैंने H2O में, और 2 to 8 mmHg में बताई थी। लेकिन यहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा ऐसा कि साहब आप तो 2 to 8 बोल रहे हो, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिख रहा। अब आसपास क्या है इसके, उसको देखो। जो आसपास चिल्ड्रन में कितनी होती है? चाइल्ड में कमेंट करके बताओ, जब तक मैं ये बताता हूं। अब आसपास इसके क्या है? क्या 8 to 12 है? बिल्कुल सर, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। देखो 2 to 20 बहुत दूर की बातें हैं, 5 से 15 नहीं, 15 से 20 नहीं, तो क्या हो गया? 8 से 12 mmHg इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। और ये चाइल्ड में कितनी हो जाएगी? 3 से लेके 6 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ये हो गई चाइल्ड में नॉर्मल रेंज। क्लियर है? तो बच्चों की बता दी हमने, या अडल्ट के बारे में बता दिया, सेंटीमीटर ऑफ H2O में बता दिया मैंने, और उसके अलावा आपको mmHg में बता दिया। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावेनस इंडक्शन एजेंट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डे केयर सर्जरी। वापस से आ गया कि क्या पढ़ना है, क्वेश्चन में पढ़ना क्या है, क्या बोला है साहब? इंट्रावेनस एनेस्थीसिया बोला है। मोस्ट सुटेबल रहेगा किसके लिए? डे केयर सर्जरी के लिए। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये लो, इन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों को क्या करो? पकड़ लो। डे केयर सर्जरी को पकड़ लो, इंट्रावेनसली को पकड़ लो, ठीक है। अब पढ़ लो, ठीक है। मॉर्फिन, केटामाइन, प्रोपोफॉल या डाइजेपाम। तो क्या है डे केयर सर्जरी में? सर उसको काम में लेंगे जिसका टी हाफ कम होगा, वापस से टी हाफ कम होगा। सर 2 to 8 आवर
जिसके साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होंगे, बाद में जाके कोई दिक्कत नहीं आए, तो क्या हो गया वापस से वही प्रोपोफॉल इज द राइट आंसर। ऐसे होता है। क्लियर? आई क्या बात समझ में? नेक्स्ट चले, डे केयर सर्जरी के लिए मोस्ट प्रेफरेबल ड्रग जो है प्रोपोफॉल रहेगी। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड बाय प्लाज्मा स्यूडोकोलिनेस्टरेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना, बढ़िया बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड बाय प्लाज्मा और कोलिनेस्टरेज। देखो ड्रग पढ़ लेते हैं फिर बताता हूं। बुपियोकेन, लीडोकेन, रोपियोकेन और टेट्राकेन। अब एक चीज आप नोटिस करना, बुपियोकेन किस तरीके की ड्रग है सर? एमिनो एमाइड्स टाइप की ड्रग है। लीडोकेन सर एमिनो एमाइड्स टाइप की ड्रग है। रोपियोकेन सर ये भी एमिनो एमाइड्स टाइप की ड्रग है। टेट्राकेन सर ये एमिनो एस्टर की ड्रग है। किस तरीके की है? एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, पूरा पीछे हो गया था, वापस से अपन इसको ओपन कर लेते हैं। माफी चाहूंगा। किस तरीके की ड्रग है वो कमेंट कीजिए जब तक, अभी एक सेकंड में आ जाएगा वापस पूरा। चलिए, ये टेक्निकल फॉल्ट है, छोटी छोटी चीजें, ज्यादा ध्यान इन पे नहीं देना है। गुरुजी का सोचो और मस्त रहो। लो, यही बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने बताया आप लोगों को, देखो इसमें कितने है सर? डबल आई है इसमें, तो डबल आई है। डबल आई वाली ड्रग क्या हो गई सर? डबल आई वाली जो ड्रग है वो एमिनो एमाइड्स होती है। इसमें भी डबल आई है सर, एमिनो एमाइड्स है। सर इसमें भी डबल आई है, एमिनो एमाइड्स है। लेकिन सर इसमें सिंगल आई है, ये क्या है? एमिनो एस्टर टाइप की ड्रग है। अरे है कि नहीं एमिनो एस्टर टाइप की ड्रग? इसलिए अब एमिनो एस्टर जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि सर एमिनो एस्टर जो होते हैं उसमें सब में सिंगल आई होता है, और कहां पर मेटाबोलाइज होता है? वो जाके सर वो जाके मेटाबोलाइज होता है स्यूडोकोलिनेस्टरेज से प्लाज्मा के अंदर। तो डी क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। आई क्या समझ में? बस ऐसे आंसर करना होता है, बिल्कुल आराम से प्यार से आंसर इनका करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट विल बी द पल्स प्रेशर फॉर ए ब्लड प्रेशर रीडिंग इज 130/80 mmHg। बोल रहा है कि साहब क्या बताओ, पल्स प्रेशर पूछा है। एक तो होता है पल्स प्रेशर, एक होता है आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है, जिसको आप मेन आर्टीरियल प्रेशर भी बोल देते हो, मैप भी हम उसको बोलते हैं। या अपने से पल्स प्रेशर पूछा, पल्स प्रेशर का सीधा सा सीधा है डायस्टोलिक, और जो सिस्टोलिक होता है माइनस कर दो। ये लो साहब, ये लो, ये लो, क्या हो गया? कितने बचे? 90, 100, 100 और 30, ये हो गए 50। ये लो 50 का राइट आंसर हो गया। ये पल्स प्रेशर है, क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया एग्जाम में। क्लियर है? अब मैप का क्या रहता है साहब? मैप का भी तो होता है। देखो मैप का सीधा सा फंडा मैं तुम्हें बताता हूं, कुछ मत करो। 130 प्लस इसको दुगना कर लो, कितना हो गया? 8 8 16 160। दोनों को ऐड करके अपॉन 3 कर दो, बस खत्म। इसको लिख लो ऐसे कैसे, इसको डबल करके लिख लो, अब इनको दोनों को प्लस कर दो अपॉन 3, बस। ये हो गया मेन आर्टीरियल प्रेशर, ये हो गया आपका पल्स प्रेशर। ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस यूज इन जनरल एनेस्थीसिया, कि जनरल एनेस्थीसिया में किस गैसेस का मिक्सचर जो है काम में लिया जाता है? बहुत इजी है, O2 एंड CO2, CO2 एंड N2O। दूसरा बोल रहा है O2 एंड N2O, और ये बोल रहा है लास्ट CO2 एंड N2O। तो हम क्या काम में लेते हैं? जब फ्रेश गैस मिक्सर काम में लिया जाता है तो क्या काम लेते हैं बच्चों? फ्रेश गैस मिक्सर जो होता है उसमें रहता है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस इनहेलेशनल एजेंट। आई क्या बात समझ में? ऑक्सीजन होता है सर 33.3%, नाइट्रस ऑक्साइड होता है सर 66.6%, और बाकी जो बचा वो क्या रहता है? इनहेलेशनल एजेंट। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इसको बोला जाता है फ्रेश गैस मिक्सचर। फ्रेश गैस मिक्सचर इसको बोला जाता है। ये फाइनल कंसंट्रेशन डिलीवर होती है पेशेंट के पास में। कब यूज लिया जाता है सर? जब यूज लिया जाता है आप किसी पेशेंट को आईवी एनेस्थीसिया दे चुके हो, मतलब जब जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में दो चीजें होती है, एक होता है आईवी एनेस्थीसिया, एक होता है इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। तो किसी पेशेंट को जब आप जनरल एनेस्थीसिया देते हो
उस टाइम पे फिर क्या करते हो आप, साथ साथ में इनहेलेशन एनेस्थीसिया देते हो, जो सूंघा के देते हैं नाक से। तो वहां पर क्या होता है बच्चों, ये चीजें जो है काम में ली जाती है। अब देखो कई बच्चों का सवाल होता है कि सर हिंदी में पढ़ाया कीजिए, हिंदी में। देखो बेटा, मैं क्वेश्चन ही सिर्फ इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, बाकी बोल मैं पूरा हिंदी में ही रहा हूँ, समझा भी हिंदी में रहा हूँ। अभी जो जनरल एनेस्थीसिया आप हिंदी में बोलोगे तो भी जनरल एनेस्थीसिया ही बोलना पड़ेगा इसको, ठीक है, अपन हिंदी का इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो जो मेरी लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी रहेगी, समझाने का तरीका जो रहेगा हिंदी में ही रहेगा, ठीक है। तो आप जाइए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, आने वाले एग्जाम में बहुत आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लासेज रहेगी। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून गाइस, थैंक यू।